हे हेलो किड्स, हाउस यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बेसिक फंडामेंटल स्टडीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग रॉक स्ट्रॉन्ग चल रही होगी, बिकॉज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने से फर्क पड़ता है। सो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस और हम काफी सारा उसका थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं। बट प्रैक्टिस मेक्स ए एस्पिरेंट परफेक्ट, तो जब तक बहुत सारे सुपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर लें, एक प्रिपरेशन थोड़ी अधूरी। ड्यूरिंग द क्लासेस आपको होमवर्क की फॉर्मेट में भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, बट नाउ वी विल टेक ए 200 मैराथन क्वेश्चन सेशन, जहां पर हम 200 क्वेश्चंस को इन 2-3 सेशंस कवर करने वाले हैं। दिस क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी अबव रॉकेट साइंस ना, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होने वाले, बट बहुत ही फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन होने वाले, बिकॉज ये बनाते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग, और जिससे आपकी प्रिपरेशन को फर्क पड़ता है। तो चलिए, let me introduce about myself. If some student is attending my class for the first time, my name is Rajat Dhaka. I have few years of teaching experience at Kota, which is also known as a result hub, है ना, result factory or whatever you say. So basically, what makes Kota different from other is the same culture, the question practice culture. वहां पर बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल्स मिलते हैं, वहां पर वो बच्चे कंटिन्यूअसली टेस्ट प्रैक्टिस डीपीपी सोल्व एंड इन्हीं सभी कारणों के कारण वहां से रिजल्ट आ पाता है। तो उसी कल्चर को हम यहाँ पर इस क्लास में इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू इन काइंड ऑफ एनी स्टडी मटेरियल, यू नीड काइंड ऑफ एनी पीडीएफ और समथिंग लाइक दैट, you can feel free reach out to me. I would love to help you out because एक अच्छा रैंक और अच्छा कॉलेज निकालने के लिए एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए, आज मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में एक्टिवली आंसर जरूर देते रहिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम्हें भी कुछ समझ आ रहा है या नहीं। केमिकल बॉन्डिंग की बात आती है तो सबसे शुरू में बात आती है बहुत ही एक प्राइमरी लेवल के बॉन्डिंग रूल की, जिसको बोला था ऑक्टेट रूल, विच स्टेट दैट कि कोई भी एटम बॉन्ड बना क्यों रहा है। बोल रहा है वो बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑल्दो धीरे धीरे हम देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द फार बेटर थ्योरीज, वी विल मूव टू द बीबीटी, एमओटी, वेस्पर एंड लॉट मोर। तो वहां से हम ज्यादा डिटेल में बॉन्डिंग के बारे में पढ़ पाएंगे। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, बेसिकली ऑक्टेट नाम से ही आपको आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। दैट्स ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, कि अगर ऑक्टेट रूल की बात है तो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ऑक्टेट रूल मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। दैट्स वी रिक्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इफ आई लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज BeCl2, beryllium dichloride. Let's better write in this manner. बेरिलियम हैव एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन 2s2। नाउ इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड एंड डेफिनेटली इट्स के वैलेंस सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं यहाँ पर BeH2 की, जहां भी बेरिलियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस इज दैट जब आप डाइमर जो है वो BeCl2 का बनाएंगे और जब आप डाइमर किसका बनाएंगे, BeH2 का, तो आपको एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट मी ड्रॉ हाउ द डाइमर ऑफ BeCl2 लुक्स लाइक। कुछ इस तरीके से आप एक BeCl2 को बनाइए और कुछ इस तरीके से हम दूसरे BeCl2 को लिख लेते हैं। अभी तक ये डाइमर नहीं है, अभी तक 2 मोनोमर यूनिट यहाँ पर बनी हुई है। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक कि अभी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। इट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, एक नहीं बल्कि 2 एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। तो होगा क्या, यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। हियर क्लोरीन हैव लोन पेयर, इट विल डोनेट इट इलेक्ट्रॉन टू द बेरिलियम, it will donate its electron to the beryllium, resulting into the formation of dimer। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनने वाला है बेरिलियम क्लोरीन बेरिलियम के बीच में, we call this bond as the 3 center 4 electron bond।
जबकि मैंने आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि जब आप ऐसा डाइमर किसका बनाने की कोशिश करेंगे, जब आप ऐसा डाइमर BeH2 का बनाने की कोशिश करेंगे, सिमिलर टाइप का 3 सेंटर बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ का जो बॉन्डिंग पैटर्न होगा वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर आप इस डाइमर की बात करें तो अभी भी इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्टेट को तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। बट अगर आप इसका पॉलीमर बनाएं, यू कैन सी दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन आर इंटैक्ट, अनयूज्ड है ये अभी तक बिल्कुल, और अगर आप इनका यूज करेंगे इसी तरीके से इन बचे हुए कोनों पर पॉलीमराइजेशन के लिए, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये BeCl2 पॉलीमराइज करेगा कब? दैट इज आंसर इज इन ऑप्शन डी, when you take BeCl2 in solid state. It exists in polymeric form where its octet is complete. Answer is option D. I hope you got it. Moving to the next question. Highest melting point. जब भी आपसे melting point, boiling point बात कर रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, किसको याद करना है? Who will help you out? इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारी हेल्प करने कौन आएंगे? तुम्हारी हेल्प करने आएंगे फैजान भाईजान, है ना? फैजान भाईजान आपकी हेल्प करने आएंगे कि भैया हम बता देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के, तो आपको हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, यू वांट हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, दैट्स व्हाट यू नीड। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द आयनिक कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम। सभी के सभी कैटायन हमारे पास +2 फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो यहाँ पर सबसे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसका होगा जिसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी। हियर द Ba+2 have least polarization power, have least polarization power। अगर पोलराइजेशन पावर कम है तो क्या होगा? पोलराइजेशन होगा नहीं और कोवेलेंट कैरेक्टर कम आएगा, तो मोस्ट आयनिक, और सबसे ज्यादा आयनिक है तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका ही होगा। तो फैजान भाईजान ने हेल्प की और आंसर आपका आ गया ऑप्शन ए वेरी इजी वन। तो क्या करना होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की जब भी बात करें, ट्राई टू फाइंड आउट द कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। इफ यू आर एबल टू डू दैट, you can easily find out the melting point, boiling point. We have seen covalent bond, coordinate bond, ionic bond, as well as metallic bond, hydrogen bond, something like that. अब बात चल रही है यहाँ पर आपसे नाइट्रस एसिड की। HNO2 is also known by its name nitrous acid, and we need to find out what kind of bonding it does have. Less electronegative atom will be the central, so hydrogen is the least electronegative. Should I make it the central atom? Hydrogen and fluorine, dear my student, can never be the central atom. तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर पाएंगे। Yes, exactly like that. And what you can easily observe that यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा है, पाई है। There are no coordination, there are no ionic bond. तो कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल है, लेकिन उसने क्वेश्चन नोट प्रेजेंट पूछा है, नोट प्रेजेंट पूछा है तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आयनिक और कोवेलेंट दोनों ही यहाँ प्रेजेंट नहीं। लेकिन क्वेश्चन का मामला थोड़ा सा अलग होता अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने पूछ लिया होता नाइट्रिक एसिड HNO3 के प्रोस्पेक्टिव। अगर आप HNO3 की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, हाउ यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर, ये तो सेम ही है। अब जो लोन पेयर आपको यहाँ दिखाई दे रहा था उसकी हेल्प से यहाँ पर एक इस तरीके की बॉन्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। ऑल्दो आपको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, बट आयनिक बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ कौन कौन सा बॉन्ड है? सर यहाँ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बोथ है। अगर पिछले क्वेश्चन का आंसर पूछा होता तो आयनिक अपसेंट बताते। कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेशन दोनों काइंड के बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए मूविंग फर्दर, यहाँ पर दो कंपाउंड है CaO एंड पोटेशियम आयोडाइड। बात करना चाह रहा है
लैटिस एनर्जी की सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया की अगर एग्जाम में सिली मिस्टेक अवॉइड करना चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि आकर हम सर को ये बताएं सर फोड़ दिया केमिस्ट्री में 140 180 में से 160 प्लस मार्क्स आने वाले हैं, ना कि ये आकर बोलोगे कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण रह गया, तो वो छोटी मिस्टेक यही है। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिकॉज बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन यू फर्स्ट नो द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पता होगा तभी तो आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो वो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। और दूसरी बात, हम लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज and inversely proportional to size. We know about lattice energy। और दोनों ही कंडीशन कौन जस्टिफाई करता है? अगर हम बात करते हैं Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, दूसरी तरफ K पॉजिटिव और I नेगेटिव, तो अगर हम बात करें साइज, चार्ज किसका ज्यादा है? यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज की चीज तो इसको फेवर कर रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। चलो एक बार साइज को भी देख लेते हैं। पोटेशियम हैव एटॉमिक नंबर 19 एंड कैल्शियम हैव एटॉमिक नंबर 20। ऑल्दो अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों की? आर्गन वाली। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, या आप कह सकते हैं कैल्शियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, साइज छोटा होगा। तो साइज और चार्ज दोनों ही बातें क्या बोलती हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, आंसर नहीं है, स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है के आई इज सोल्यूबल इन बेंजीन। चलो एक बार इसको छोड़ते हैं, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, CaO का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, के आई का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो आंसर तो आ गया आपका ऑप्शन बी। अब डाउन द क्वेश्चन इज व्हाई सो, व्हाई if this is wrong because always mark my thing like dissolves like, है ना। ionic compounds are soluble in polar solvent। Ki हमारा कैसा कंपाउंड है? पोटेशियम आयोडाइड इज आयनिक। एंड व्हाट अबाउट बेंजीन? C6H6 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। डेफिनेटली दे आर नॉट सोल्यूबल इन ईच अदर। Ki इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर सोल्यूबल इजिली हो सकता है बट बेंजीन में, या बेटर आई वुड से Ki किसी भी उसमें पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर में नहीं। तो आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब सेम फैजान भाईजान की बात चल रही है यहाँ पर कि दो कंपाउंड है हमारे पास, एक में Sn+4 में है और दूसरी जगह पर Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, वो बोल रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम है। रीजन बीइंग इज दैट कि आयनिक नेचर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब आयनिक नेचर किसका ज्यादा होगा? अरे सर इसकी तो हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर है। ड्यू टू सच हाई चार्ज इट हैव हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर ज्यादा, चार्ज की वजह से ज्यादा है, तो कैसा करेक्टर आएगा? कोवेलेंट आएगा मेरे दोस्त। कोवेलेंट आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या करे? रीजन पूछा है उसने, बोल रहा है ज्यादा चार्ज होना उसकी वजह है या छोटा साइज होना उसकी वजह है। दोनों सही लग रहे हैं ये तो मुझे, पर ऐसा करते हैं दोनों को ही आंसर नहीं करते हैं। आंसर हम यहाँ पर ऑप्शन सी कर देते हैं, जो बोल रहा है कि Sn+4 का आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है। तो ध्यान से बात करते हैं, ये आयनिक पोटेंशियल जिसको यहाँ फाई से रिप्रेजेंट किया गया है ये है क्या? If I talk about ionic potential which is represented by phi here is charge upon size, कि जिसका चार्ज अपॉन साइज ओवरऑल ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो Sn+4 का चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी कम है। ये दोनों ही चीज बनाती है उसके आयनिक पोटेंशियल को हाई। और हम यहां से एक बात लिख सकते हैं, हायर phi means higher covalent character, means higher covalent character। तो हमने जस्टिफाई कर दिया, आंसर ऑप्शन सी आएगा और आगे भी आपको लाइफ में काम आने वाला है।
मूविंग टू द नेक्स्ट, सिग्मा और पाई बॉन्ड जैसे पूछने वाले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हाथ पांव फुला सकते हैं, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ ए मोर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, टिल देन यू कैन गेस द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो यहां पर कुछ इस तरीके का बॉन्डिंग पैटर्न चल रहा है। So first of all, we will focus on the pi bond, then we will focus on the sigma bond. लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। ये हमारा बॉन्डिंग पैटर्न रहने वाला है इस कंपाउंड का। अगर हम इसको मानकर चलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मार्क द पाई बॉन्ड्स बाय ब्लू कलर। 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 5 आर देयर, और 2 इन तीनों में है, तो टोटल 6 + 5 11 पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो व्हाट वी कैन से कि सेकंड और फोर्थ कैन नॉट बी द आंसर। व्हाट अबाउट द फर्स्ट एंड द थर्ड? फर्स्ट और थर्ड के बारे में हमारा क्या सिनेरियो रहेगा? अगर हम काउंट करना शुरू कर दें कैसे बॉन्ड्स को, यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, लेट्स से सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक ही 13 हो चुके हैं। अब जबकि यहाँ पर हम गिनेंगे तो हमारे 6 बॉन्ड आपको और देखने को मिल रहे हैं नीचे इथाइल ग्रुप में। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी लेवल का सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने का बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं सुपर क्वेश्चंस। क्या इसलिए कि वो मुश्किल है? जी नहीं, वो इसलिए कि वो लेंथी है। अगर आपकी प्रैक्टिस एनफ है तो आप इस क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर दें, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो आप टाइम सेव करेंगे, 2-3 मिनट की बजाय फ्यू सेकंड्स में आंसर कर पाएंगे। तो चलिए मैं तो अभी टाइम कंज्यूम करता हूं क्योंकि मेरे पास तो टाइम है। चलिए हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। वोटर हमारा एच बॉन्डिंग बनाता है, कितनी बनाता है? 4 पर मोलिक्यूल। 4 एच बॉन्ड पर मोलिक्यूल बनाता है कौन? वोटर। इसी तरीके से हम बात करें इथेनॉल की, तो वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो एच बॉन्डिंग कम होगी। और अगर मैं ईथर की बात करूं तो वहां तो आपका कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर इज करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि वोटर वर्सेस एचएफ के अंदर, तो वोटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है और एचएफ सिर्फ 2, अगेन रिजल्टिंग इनटू द हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले, सेकंड वाले की। कुछ बच्चों को ये जरूर इनकरेक्ट लग रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू इन डिटेल कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट are directly proportional to molecular weight, are directly proportional to molecular weight। तो सर इसके अकॉर्डिंग होता भी कुछ ऐसा ही है कि एच आई का सबसे ज्यादा होता है, फिर एच बी आर का होता है, फिर एच सी एल का होता है। तो सर सबसे लास्ट में तो एच एफ होना चाहिए। नहीं, एच एफ का सबसे ज्यादा हो जाता है, एंड रीजन बीइंग इज द अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी तब तो सेम है, यहाँ पर एच बॉन्डिंग की वजह से इसका क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं, एच एफ देन एच बी आर देन एच सी एल, इट्स कंप्लीटली करेक्ट। व्हाट्स रॉन्ग इन ऑप्शन फर्स्ट? दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। +3 +2 एंड +1। +3 होने की वजह से दिस इज मोस्ट कोवेलेंट, और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं कम होता है मेरे दोस्त। तो AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम होने के चांसेस है। तो इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। आई होप यू गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर? होता क्या है, सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्या है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। बोरोन के पास क्या है वाटर एक्सेप्ट करने के लिए? एम्प्टी
पी ऑर्बिटल। वाई सो, ऐसा क्यों है भाई, कहाँ से आया ये? दिस कंपाउंड इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो एक पी तो इसका खाली पड़ा है, 3 ही बॉन्ड बनाए हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, अभी 2 की तो रिक्वायरमेंट है, तो वाटर से ले सकता है। What about CCl4? कार्बन टेट्राक्लोराइड इज प्योरली सिमेट्रिकल, नॉन पोलर, इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो रहने वाला है। दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, नॉन पोलर कंपाउंड एंड डज नॉट गिव हाइड्रोलिसिस। सॉरी फॉर दिस, डज नॉट गिव हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ना ही तो इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है वाटर का लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, और ना ही इसके पास लोन पेयर है वाटर के H प्लस पे अटैक करने के लिए। दैट्स द रीजन इट विल नॉट गेट हाइड्रोलाइज। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। मूविंग फर्दर, बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है, किसकी चल रही है? बॉन्ड लेंथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो हमें पता होना चाहिए दैट बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के, कि जितने ज्यादा बॉन्ड बनते जाएंगे दूरियां कम होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल यू और योर फ्रेंड आर शेयरिंग ए फ्रेंडशिप बॉन्ड, और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाए, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तुम्हारे बीच की दूरियां कम होती जाएंगी, दूरियां का मतलब बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। दैट्स एग्जैक्टली हैपनिंग है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो अभी कुछ देर पहले जब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर रहे थे, तब हमने वहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी कि दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। जनरली हम देखते हैं कि इनके बीच में 2 ही बॉन्ड बनते हैं, बट कार्बन का अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर थे, ऑक्सीजन ने एक इस तरीके से इधर डोनेट कर दिया। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? बॉन्ड ऑर्डर इज 3। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी? CO2 की। CO2 की बात करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना होगा? किसी को 4 बॉन्ड तो टोटल दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, हमें सिर्फ 2 एटम्स के बीच के बॉन्ड का पता करना है, टोटल बॉन्ड्स का नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2 ही रहेगा। एंड द लास्ट वन जो मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, दैट इज कार्बोनेट। कुछ इस तरीके से हमने कार्बोनेट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। There are total 4 bonds separated between 3 centers, so this is going to be the bond order less than 2। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट का ही आया है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसी की होगी। CO3 2 नेगेटिव, देन इट विल बी CO2, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? CO की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो आई होप सो आंसर आपको समझ आ गया होगा कि आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। चलिए फटाफट, समझ आ रहा है बिल्कुल शानदार तरीके से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा है? विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डेफिशिएंट का मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम हाइपोवैलेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइपोवैलेंट। आपका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सीधा सीधा काउंट करते हैं। कार्बन, हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट डज हैव? 4। कितने बॉन्ड बनाए? 4। ऑक्टेट कंप्लीट। फोस्फोरस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। बॉन्ड कितने बनाए? 3। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों ही आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि BeCl2 बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 आपके इलेक्ट्रॉन हुए 4, और BCl3 के अंदर 3 + 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए 6। सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर एग्जाम में ऐसा आ गया तो हम कौन सा मार्क करेंगे? अगर एग्जाम, या तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, एग्जाम में सही पूछा गया था, और अगर एग्जाम में भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो दोनों ऑप्शन करने वालों को सही नंबर देने पड़ेंगे, बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन काफी बार बोनस में चले जाते हैं। NaCl का क्रिस्टल बनाना है, बोल रहा है बताओ क्या करें? NaCl के मॉलिक्यूल्स लें, एटम्स लें, आयंस लें? क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को? हलवा। शास्त्रों में इसे क्या बोला गया है? हलवा क्वेश्चन। बहुत आसान, सबको आता है, गर्मा गर्म, बस गलती नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि NaCl इज आयनिक कंपाउंड, तो उसके क्रिस्टल के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स नहीं। एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग बनाएगा। बोल रहे जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तब होता क्या है? तो हमने कहा जी सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है,
और क्लोरीन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दैट्स व्हाट हैपन। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो एनर्जी ओवरऑल रिलीज होगी अगेन, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो दो ऑप्शन को तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इन दोनों को, कि NaCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जी नहीं, बॉन्ड तो आयनिक बनेगा। और ध्यान रखिएगा, ये टोटल प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज 100% नेगेटिव, मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी इज रिलीज है तो आंसर आप सीधी भाषा में क्या करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट को मार्क कर देंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, विच वन इज लीस्ट आयनिक। लीस्ट आयनिक देखने के लिए किसकी, आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर कम या ज्यादा देखने की जब भी बात करेगा, हम बात करेंगे फेजान रूल की। किसकी बात करेंगे, फेजान रूल की। कौन कौन से हमारे पास यहाँ कैटायन प्रेजेंट है, तो फटाफट देख लेते हैं कि किसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। Ag+, K+, बेरिलियम+2 और कैल्शियम+। आपको एक खास बात यहाँ पर नोटिस होगी कि इन तीनों के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np6। जबकि हम इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, जिसको हम सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दैट इज 4s2 4p6 4d10। We call it pseudo noble gas, but we are calling it pseudo noble gas। अगर वो pseudo noble gas कॉन्फ़िगरेशन है, पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होगी और आयनिक करेक्टर क्या होगा, बहुत कम। आयनिक करेक्टर क्या होगा, बहुत कम। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीम्स टू बी क्वाइट मच कॉम्प्लिकेटेड, बट इज इट? नो इट्स नॉट, इट्स वेरी मच इजी। तो यहाँ पर ये कंपाउंड किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, 8 एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, this is electronic configuration of magnesium, and this is electronic configuration of sodium। this is electronic configuration of sodium। अब आपस में कैसे कंपाउंड बनाएंगे वो आपको पता लगाना है। अब आपको ध्यान से ये बात पता होगी कि ऑक्सीजन जो है वो -2 में जाना पसंद करता है, क्लोरीन -1 में, Mg+2 में और सोडियम +1 में। बस इन 4 फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो आप बना पाएंगे कंपाउंड कौन सा बनेगा। तो लेट्स फाइंड आउट P और L के बीच में कैसा बनेगा। P यहाँ पर है Na और L है ऑक्सीजन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आ जाएगा Na2O। ठीक है, और हम इसको क्या कह सकते हैं, P2L भी कह सकते हैं। फिर चेक करते हैं R और L के बीच में कैसा बनेगा। व्हाट इज R, व्हाट इज L? R इज मैग्नीशियम एंड L इज ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बनाओगे तो MgO बनेगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, R और L भी बोल सकते हैं। चलिए अब P और Q के बीच में बनाते हैं, मतलब Na और Cl के बीच में, तो NaCl बनेगा, जिसको हम फिर से PQ पुकारेंगे। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं R और Q के बीच में। R इज मैग्नीशियम एंड Q इज क्लोरीन, क्या बनेगा, द MgCl2। Mg मीन्स R, कितने हैं R, और Cl क्या है, Q, तो Q कितने होंगे 2, R की 2। आप इनको मैच करके देखिए, सब कुछ आंसर ऑप्शन सी से मैच कर रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, तो सिमिलरली यहाँ पर वही सिचुएशन है कि क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट है नहीं, क्वेश्चन इज क्वाइट मच इजी। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अगर अभी तक आप नहीं समझे हैं तो फिर से आपको बता दो, इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब आयनिक कंपाउंड ही होता है। क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, या कंडक्ट करंट इन ए फ्यूज स्टेट? यस, दे विल कंडक्ट करंट इन ए फ्यूज स्टेट। मोल्टन स्टेट में वो करेंगे, एक्वस फॉर्म में करेंगे, सॉलिड में नहीं करेंगे, और पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो ए, बी,
डी आर करेक्ट, आंसर इज सी। ए बी डी आर इनकरेक्ट, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। इनसोल्यूबल नहीं, सोल्यूबल होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किससे बना होता है, आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यस फॉर एग्जांपल अगर आप एटम्स की बात करते हैं तो हम NaCl की बात कर सकते हैं, और अगर आप ग्रुप ऑफ एटम की बात करते हैं तो हम NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के बीच के आयनिक कंपाउंड की भी बात कर सकते हैं। बेसिकली चार्ज होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, चार्ज होना जरूरी है। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट क्योंकि वो सिर्फ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। सेकंड और थर्ड आर इनकरेक्ट बिकॉज वो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। फोर्थ इज करेक्ट बिकॉज वो दोनों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आयनिक बॉन्ड बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलरेडी सेड कि व्हाट आयनिक बॉन्ड्स आर, कंप्लीटली उनमें एक चीज रहती है कि दे वांट मोर इनकम एंड लेस स्पेंडिंग, दे वांट मोर इनकम एंड लेस स्पेंडिंग, कि एक्सपेंडिचर कम हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी का साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, एंड हम क्या चाहते हैं, लेस हो या हाई हो, हम चाहते हैं लेस हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइन रहता है नेगेटिव, हम क्या चाहते हैं, अमाउंट हाई हो। लैटिस एनर्जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नेगेटिव, और हम क्या चाहते हैं, वो हाई हो, हम क्या चाहते हैं, वो हाई हो। इज इट क्लियर। तो आंसर यहां पर जो है वो ऑप्शन डी आ जाएगा। आप जब जस्ट मुझे 1 सेकंड का समय देंगे सभी। यस, तो यहां पर आपको तीनों चारों फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो बिल्कुल डिपेंड करता है। चलिए, मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉलोइंग विच सब्सटेंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से एक बात सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होने के लिए हमें क्या ज्यादा चाहिए होता है, वी नीड हाई आयनिक करेक्टर। क्या चाहिए होता है, हाई आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा चाहिए होता है। अगर हम बात करें आयनिक करेक्टर की, अरे आयनिक तो छोड़िए यार, ध्यान से सुनिए, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों तो गैस होती है, अमोनिया एंड हीलियम और गैस। हीलियम तो बहुत मुश्किल से लिक्विफाई हो पाते हैं, तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। हमें कैसे पता लगा सर कौन लिक्विड, क्लोरोफॉर्म तो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, गुंडे लोग एक रुमाल के ऊपर डालकर ओमिनी वैन में डालकर लेकर जाते थे, यही तो होता था, लिक्विड होता था। Why the CSF is solid? Because all ionic compounds are solid. और सीजियम के अंदर, सीजियम फ्लोराइड के अंदर तो बिल्कुल अच्छा खासा आयनिक करेक्टर होगा, बिकॉज इसकी तो लेस पोलराइजेशन पावर, क्या है, इसके पास पोलराइजेशन करने की पावर है ही नहीं, इट हैव वेरी लेस पोलराइजेशन पावर। What about fluoride ion? Fluoride ion have very less polarizability. तो पोलराइजेशन होगा ही नहीं यहाँ पर, और होगा ही नहीं तो करेक्टर कैसा रहेगा, आयनिक। अच्छा खासा आयनिक करेक्टर है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे हाई हो। ऐसे ही फंडामेंटल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और इवन बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस ही है, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर, हिस्ट्री इज द मिरर ऑफ फ्यूचर, आई वुड लाइक टू से। जब भी आप किसी चैप्टर की प्रिपरेशन करते हैं तो बेटा हमेशा हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। A atom of sodium loses one electron and chlorine accepting one electron, resulting into sodium chloride molecule. The type of molecule will. अरे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, बीच बीच में ज्यादा आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड बनेगा यार, सबको पता है। Before moving further, let me tell you in brief about some of the most important batches going on the Unacademy Plus platform. पूरी अनअकैडमी की टीम पूरे साल मेहनत करके कोशिश करती है कि आपको फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिल सके।
यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यूसली आपके बहुत सारे लेक्चर्स रहते हैं, लेकिन प्लस पर जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, जो कोटा का माहौल है, जो दिल्ली के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का माहौल है, उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर माहौल आपको मिलने वाला है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, जहां आप 24/7 डाउट पूछ सकते हैं, टॉप टीचर से फुली स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल गिव यू फुल काउंसलिंग कि व्हाई यू शुड गो विद द प्लस। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते देन डोंट वरी अबाउट दैट, आप यहाँ से भी कर लेंगे। तो समर्थ बैच जो हमारा है ये चालू हो चुका है, और ऐसे बहुत सारे बैचेस हो चुके हैं और होने वाले हैं। अनअकैडमी का सबसे मतलब शानदार बैच सुपर अचीवर बैच है, ये भी 29 सितंबर से शुरू हो चुका है। इसके साथ भी आप पढ़ चुके 29 से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कितना आपको पे करना होगा? जो आपका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये आपको नियर बाई 35 के पे करने होंगे, और यहाँ पर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो नियर बाई 50 के आपको पे करने होंगे। और ये आपका पड़ने वाला है बेसिकली, वेट फॉर ए सेकंड, वेट फॉर ए सेकंड, यस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड टाइम। तो 12 और 14 मंथ्स का आपको प्लान के प्राइजेस मैंने बता दिए। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल का इशू था, तो आई वाज शॉर्टिंग विद दैट, आई होप सो आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। तो अनअकैडमी का अगर आपको फाइनेंस का कोई इशू, इफ यू डोंट हैव क्रेडिट कार्ड और आप ईएमआई वगैरह पर लेना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। ये आपका नंबर है, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ये जो प्राइजेज हैं, जो रिड्यूस्ड प्राइजेज हैं, ये आपको कब करने पड़ेंगे? जब आप यहाँ पर एक कोड लगाएंगे RDX। व्हेन यू डू कोड RDX हेयर, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी क्या? 10% या मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जहां पर आप धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो अपने आप में वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आपको अभी एजुटेक इंडस्ट्री में अवेलेबल होगा, 1 साल की फीस आपको यहाँ पर नियर बाई 59 के, और यहाँ पर आपको 2 साल की फीस 90 के। इट इज लाइक ए हाइब्रिड कोर्स है ना, जहां पर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1 to 1 पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो आपको कब कहाँ क्यों कैसे कितना पढ़ना चाहिए उन सबके बारे में आपको गाइड करेगा। 1 to 1 डाउट सॉल्विंग सेशन आप रख सकते हैं टीचर्स के साथ, और बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट मिलते हैं अगर आप ये कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन लें। सर हम तो प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, वो भी विदाउट फी पे करें, इज इट इवन पॉसिबल? यस, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज एवरी संडे अन अकेडमी कंडक्ट्स ए स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। अब इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वही सेम कोड यूज करके आप उसके लिए एनरोल कर लेंगे। 11 बजे टेस्ट देंगे, हर संडे को होता है, एक नहीं तो दूसरे को तो फोड़ ही देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका अगर टॉप 3 में आए तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, टॉप 10 में आए 75% ऑफ आपको मिल जाएगा, टॉप 50 में आए तो 50%, अरे इवन टॉप 150 में भी आ गए ना, तो भी यू विल गेट द 25% स्कॉलरशिप। दैट्स ए ग्रेट अमाउंट, क्योंकि फीसिस ऑलरेडी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरेटिव काफी कम है। उसमें भी इतने अमेजिंग आपको अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो बल्ले बल्ले। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार कोड को क्रॉप कीजिए, इसको स्कैन कीजिए, आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वाले जगह पर पहुंच जाएंगे। ये भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास है, बात चल रही है उसके फोस्फेट की, बात चल रही है उसके फोस्फेट की। MO हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है, M+2 एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अगर M+2 में है तभी ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में है। अगर हम फोस्फेट आयन की बात करते हैं तो फोस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव। अगर इनके बीच का मैं कंपाउंड बनाने की कोशिश करूं, दिस इज मेटल, दिस इज फोस्फेट, तो यहाँ पर इसका चार्ज लिखेंगे, यहाँ पर इसका, इफ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इजिली प्रोडक्ट बता देंगे कि सर आंसर जो है वो M3PO4 ट्वाइस दिया जाएगा। अगेन ए वेरी फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, कैटायन जल्दी कौन बनाएगा? हु विल इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन्स?
इलेक्ट्रॉन लूज करना किसका काम होता है? ये सर सबसे ज्यादा फेवरेट है मेटल्स का, और मेटल्स में भी बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अल्कली मेटल्स, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दे इंस्टेंटली वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो डेफिनेटली आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। और आपने डेफिनेटली जिंदगी में कभी एफ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, है ना, एन पॉजिटिव नामक ऐसे कैटायंस तो देखे नहीं होंगे, है ना। बन सकते हैं लेकिन नॉट इजिली, इट्स वेरी वेरी अनस्टेबल एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। किस कंपाउंड का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है? कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट और इलेक्ट्रोवेलेंट? डेफिनेटली इलेक्ट्रोवेलेंट। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं के पास है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका सबसे ज्यादा रहता है। लैटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, तो आंसर आप क्या कर देंगे? ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। इन द गिवन कंपाउंड द वन विच इज मोस्ट आयनिक, आयनिक करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा आयनिक होगा। तो यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट टाइप के एटम्स दिख रहे हैं, तो मैं बता दूं क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आफ्टर दैट कार्बन आएगा, आफ्टर दैट हाइड्रोजन आएगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एल्यूमिनियम आएगा, और सबसे लास्ट में यहाँ पर सीजियम आने वाला है। ऐसा क्यों? क्लोरीन का होता है पोलिंग स्केल पर नियर बाय 3.0, कार्बन का होता है 2.5, हाइड्रोजन का होता है 2.1। These all three are known metals and known metals are always more electronegative than the metals। अब दो मेटल्स बच गए सर, सबसे लास्ट में तो वही आएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम वर्सेस सीजियम दोनों पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मींस एल्कली मेटल से तो बोरॉन फैमिली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सीजियम तो बहुत नीचे जाकर आता है, तो सबसे कम सीजियम से कुछ याद आया मुझे। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, या आप लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हो, वो तो सबसे पीछे आएगा यार। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किन दो के बीच में होगा? जो सबसे दूर दूर है, इनके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो यही सबसे ज्यादा आयनिक। क्वेश्चन नंबर 25, क्या है ये क्वेश्चन? बोल रहा है एक्स एक बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल है और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। वाई बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? अरे आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। इसमें क्या है? ये गलत क्यों है? क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये गलत क्यों है? क्योंकि एक्स ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। अब ये कौन बताएगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सर उसने तो ऐसा कुछ बताया नहीं बेटा, बोथ आर यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, तो ऑप्शन ए। इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फ्रॉम Na एंड Cl लिख देते हैं यहाँ पर। क्या है ये क्वेश्चन? हलवे से भी हलवा क्वेश्चन। सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है इज इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपो एरर है, बिकॉज यहां पर जो चारों के चारों कंपाउंड हैं ये चारों के चारों कोवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी मेटल दिखाई नहीं दे रहा होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरोन, फ्लोरीन, एवरीथिंग इज नॉन मेटल। और दो नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। आयनिक बॉन्ड में एक मेटल जरूरी होता है, जो कि यहाँ नहीं। तो कुछ और होना चाहिए था, तो हमने तो आंसर बता दिया, जो भी होगा देख लेंगे। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव, क्या उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है? जी नहीं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आंसर ऑप्शन ए। नोट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आयनिक क्रिस्टल जो है वो पानी के अंदर डिसोल्व क्यों हो जाते हैं? एम्फोटेरिक होने की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से, पॉजिटिव।
अरे नहीं, पॉजिटिव क्यों होगी? हीट ऑफ सॉल्यूशन तो नेगेटिव होगा तब जाकर सोल्यूबल होती हैं चीजें, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, नेगेटिव मतलब रिलीज होगी। हम क्या चाहते हैं? रिलीज हो। हम क्यों दे एनर्जी? व्हाई वी शुड स्पेंड एनर्जी? वी विल नॉट। अब होता क्या है बेटा, वोटर का होता है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है? हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर मैं तुम्हें बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बताऊं, दो चाहने वालों को जुदा करने की पावर किसके पास जितनी ज्यादा है, वो उतना ही हाई डाई इलेक्ट्रिक सोलवेंट है। सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन अट्रैक्ट बीच अदर, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में। और अगर उनका हम क्या कर देते हैं, उनके बीच में वोटर डाल देते हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से, एबिलिटी होने की वजह से, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, बोल रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉमन सेंस से किए जाने वाला क्वेश्चन है। हीलियम और नियोन, ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर सोडियम प्लस की भी तो यही होती है, तो आप नियोन क्यों लिख रहे हो? बेटा एलिमेंट, नॉट कैटायन, एलिमेंट नियोन की है। अब ये दोनों तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने से रहे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन की। आपने कभी भी कार्बन का कोई आयनिक कंपाउंड नहीं देखा होगा, लेकिन क्लोरीन का आयनिक कंपाउंड हम डेली खाते हैं हमारे घर पे। ये 1s2 2s2 2p5, मैंने गलती से क्लोरीन लिख दिया, इट इज फ्लोरीन एक्चुअली। तो क्लोरीन का डेली देखते हैं, तो फ्लोरीन का भी बनता ही है। फ्लोरीन ऑल्सो फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। आंसर इज ऑप्शन सी। मेटल है, MCl2 की फॉर्म में है, तो मेटल किस फॉर्म में होगा? +2 में होगा। फॉस्फेट बनाना है तो फिर से वही, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर ऐसे धड़ल्ले से, क्योंकि अब वही चीजें रिपीट होंगी। 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 32। अब बोल रहा है फॉस्फेट का फॉर्मूला ये है, नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ। फॉस्फेट के ऊपर -3 चार्ज होता है, हमें पता लग गया। मेटल के ऊपर +3 है, तभी तो दोनों न्यूट्रल ये कंपाउंड बना पा रहे हैं। और नाइट्रेट हमारा क्या होता है? नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो बनेगा क्या? MnO3 थ्राइस। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। Moving to the question number 33. In the transition of zinc atom to zinc +2, there is a decrease in। अगर जिंक से जिंक +2 बनाएंगे तो क्या चीजें कम होंगी? क्या इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने से एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर कुछ कम होता है? जी नहीं। इलेक्ट्रॉन से ना ही तो एटॉमिक वेट पर असर पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ना ही एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर बदल जाते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। दैट्स द आंसर। चलिए, अब हम बात करते हैं फोस्फेट ऑफ मेटल, सल्फेट बताना है। यार सेम कॉन्सेप्ट देखिए, 3m मिलाकर कितना चार्ज कर पा रहे होंगे? 6, क्योंकि एक फोस्फेट का चार्ज होता है -3, दो फोस्फेट का चार्ज होगा -6, तो ये हो गया। तो 1m के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2। और मेटल के साथ +2 है, मेटल का 2 है, सल्फेट का भी 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लोगे, आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, NSO4। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। मेटल MCl3 में है, तो मेटल का आपको पता लग गया होगा कि मेटल +3 में है। वट अबाउट कार्बोनेट आयन? कार्बोनेट आयन होता है -2 के अंदर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर मेटल, यहाँ पर लिखेंगे कार्बोनेट, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा M2CO3 थ्राइस। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ पर हमने फटाफट देख लिए। सोडियम क्लोराइड पानी में जल्दी डिजोल्व हो जाता है, बिकॉज इसके आयंस को सॉल्वेशन मिल जाता है। आपको पहले भी बता चुके हैं, ये हमारा सोडियम प्लस आयन है, और इसको चारों तरफ से ऑक्सीजन के मोल एटम्स घेर लेते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन आर नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर इनके बीच में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है, और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सॉल्वेशन बोलते हैं। आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। When NaCl is dissolved in water, सोडियम आयन becomes, अभी अभी देखा था क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड, नॉट हाइड्रोलाइज्ड।
हाइड्रोलाइज्ड कब बोलते हैं? जब हम मान लो NaCl के अंदर पानी डालें और अगर ऐसा कुछ बन जाए कि NaOH और HCl बन जाए, वी विल कॉल दिस हाइड्रोलाइज। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए तो वी विल कॉल इट हाइड्रेटेड। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइज। Moving to the question number 38. A solid NaCl is a bad conductor of electricity. Why? In solid NaCl there are no ions. आयंस तो हैं, फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, जो हम मोल्ट करके या फिर सॉल्यूशन बनाकर उनकी मूवमेंट फ्री करवा सकते हैं, तो सोल्यूलेट करंट आ जाएगा। फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी। नंबर 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी कंपाउंड अगर हमें बनाने हैं तो चार्ज चाहिएगा लो। लो चार्ज क्यों चाहिएगा? बिकॉज हाई चार्ज आने से हाई पोलराइजेशन पावर आ जाती है। लो चार्ज, लो पोलराइजेशन, लो पोलराइजेशन, लो कोवेलेंट कैरेक्टर, लो पोलराइजेशन। व्हाट अबाउट साइज? कैटायन का साइज बड़ा होगा तो अच्छा है, पोलराइज नहीं कर पाएगा, तो कैटायन कैसा चाहिए? लार्ज। रीजन अगेन लो पोलराइजेशन पावर। एनायन कैसा चाहिए? एनायन स्मॉल चाहिए, क्यों? ताकि उसके इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल हो जाए, इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाएंगे, तो लो पोलराइजेबिलिटी आप कह सकते हैं, लो पोलराइजेबिलिटी। इफ देर इज लो पोलराइजेबिलिटी देर विल बी लेस कोवेलेंट कैरेक्टर। आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर परेशान नहीं, कंफ्यूज कर सकते हैं, तो खुद का फटाफट लिख लें, फिर ही ऑप्शन मैच करें, दैट विल बी द बेस्ट मेथड। दिस इज ए काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट ऑन योरसेल्फ। 3 सल्फेट आयन है तो मेटल के 2 मेटल के पास 6 चार्ज होगा, एक मेटल के पास +3। दैट इज वेरी इजी थिंग टू फाइंड आउट। अब हमें इसका फॉस्फेट बनाना है। अगर मेटल का 3 चार्ज है और फॉस्फेट का तो 3 होता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लोगे, आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। आई होप यू गोट द कॉन्सेप्ट और आज के क्वेश्चंस को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। इसी तरीके से कल भी सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को साथ के साथ बूस्ट अप कर पाए। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आकर पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन यूज द कोड RDX10। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।